मोदी आप यासीन मलिक को शिकस्त नहीं दे सकते। उनका दूसरा नाम आज़ादी है। अनफेयर न्यायिक आतंकवाद के हर कदम पर भारत पछताएगा। ये बात कश्मीर के अलगाववादी नेता यासीन मलिक की वाइफ मिशाल हुसैन मलिक ने ट्वीट करके एनआईए कोर्ट के तरफ से टेरर फंडिंग मामले में यासीन मलिक को उम्र कैद की सजा सुनाए जाने के बाद कही है। वहीं दूसरी तरफ अदालत की कार्रवाई में हिस्सा लेने वाले वकील के मुताबिक यासीन मलिक ने अदालत में कहा कि अगर मैं 28 साल में किसी आतंकवादी एक्टिविटीज या वायलेंस में शामिल रहा हूं, अगर भारतीय खुफिया एजेंसियां इस बात को साबित कर दें तो मैं सियासत से संन्यास ले लूंगा, मैं फांसी कबूल कर लूंगा। मैंने 7 प्राइम मिनिस्टर्स के साथ काम किया है। यासीन मलिक ने कहा कि आखिर उन्हें भारतीय प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने वीजा दिया था और पूरी दुनिया में जाने की छूट भी दी थी। अगर मैं किसी टेररिस्ट गिरोह में होता तो मुझे अटल बिहारी वाजपेयी से वीजा नहीं मिलता और भारत से बाहर भी जाने नहीं दिया जाता। अलगाववादी नेता यासीन मलिक ने यह भी कहा कि वो महात्मा गांधी की नॉन वायलेंट यानी अहिंसा की पॉलिसी में यकीन रखते हैं और पिछले कई दशक से कश्मीर में वो नॉन वायलेंट एक्टिविटीज में शामिल रहे थे। इसीलिए उन्होंने फैसला किया है कि वो अदालत से रहम की भीख नहीं मांगेंगे। तो दोस्तों, आपको बता दूं कि कश्मीर के अलगाववादी नेता यासीन मलिक को टेरर फंडिंग केस में वेडनेसडे शाम को उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। उन पर 10 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है। एनआईए कोर्ट से जम्मू कश्मीर के अलगाववादी नेता यासीन मलिक को मौत की सजा देने का आग्रह किया गया था। यासीन मलिक ने कहा था कि वो अदालत से कुछ भी रहम दिखाने की मांग नहीं करेंगे और फैसला अदालत पर ही छोड़ देंगे। यासीन मलिक को सजा सुनाने के खिलाफ वेडनेसडे को पूरा कश्मीर बंद था। कुछ जगहों पर जनता और सिक्योरिटी फोर्सेस में झड़पों की खबरें मिली हैं। लोगों ने यासीन मलिक की सजा के खिलाफ प्रोटेस्ट किया है। खैर दोस्तों, कहा जाता है कि यासीन मलिक भारत से कश्मीर की आज़ादी चाहते हैं, लेकिन बातचीत के जरिए। उनका मानना है कि कश्मीर के मसले को सुलझाने के लिए सभी स्टेक होल्डर्स को एक साथ बैठकर बातचीत शुरू करनी चाहिए। वहीं दूसरी तरफ घाटी में कुछ ग्रुप सोचते हैं कि यासीन मलिक एक डबल एजेंट हैं जो भारत और पाकिस्तान दोनों के लिए ही अपने इंटरेस्ट को आगे बढ़ाने के लिए काम करते हैं। पर अहम बात यह है कि वो कश्मीर की भारत और पाकिस्तान दोनों से ही आज़ादी की वकालत करते रहे हैं। हाल ही में रिलीज हुई कंट्रोवर्शियल फिल्म द कश्मीर फाइल्स में 2 मेन विलेंस को कश्मीर घाटी से कश्मीरी पंडितों को पलायन के लिए जिम्मेदार ठहराया गया है और वो हैं बिट्टा कराटे और यासीन मलिक। उन पर यही इल्ज़ाम 1990 यानी 1990 के दशक में भी लगाया जाता रहा है। लेकिन दोस्तों, हकीकत कुछ और ही है। सब बताऊंगी आगे वीडियो में, लेकिन उससे पहले जो लोग मेरे इस चैनल पर नए हैं वो मेरा यूट्यूब चैनल पॉलिटिकल तमाशा विद डॉक्टर अर्शी को सब्सक्राइब करके वहां पे लगी बेल आइकॉन को ज़रूर दबा दें ताकि आपको हमारे आने वाले हर वीडियो की अपडेट्स मिलती रहे। और दोस्तों, अगर आपको हमारा काम पसंद आता है, हमारे वीडियोस पसंद आते हैं तो www.patreon.com/dr अर्शी खान पर जाकर डोनेट करके आप हमारे काम को सपोर्ट कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, पहले आपको बता दूं कि यासीन मलिक जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट JKLF के प्रेसिडेंट तो थे ही, साथ ही इसके फाउंडिंग मेंबर्स में से भी एक थे। इस ऑर्गेनाइजेशन यानी JKLF ने 1989 और उसके कुछ सालों बाद तक कश्मीर घाटी में आर्म्ड एक्सट्रीमिज्म की अगुवाई करी थी। यासीन मलिक जम्मू और कश्मीर को भारत और पाकिस्तान दोनों से ही आज़ादी दिलाने की वकालत करते आए हैं। बाद में उन्होंने वायलेंस का रास्ता छोड़ दिया और बातचीत का रास्ता अपनाया, लेकिन वो कश्मीर की भारत और पाकिस्तान दोनों से ही आज़ादी की वकालत करते रहे हैं। 1966 में श्रीनगर में पैदा हुए यासीन मलिक अभी तिहाड़ जेल में बंद हैं। वो कई बार जेल जा चुके हैं। पहली बार उन्हें जब जेल भेजा गया था तब उनकी उम्र सिर्फ 17 साल थी।
उनका दावा है कि उन्होंने 1980 में भारतीय सिक्योरिटी फोर्सेस की तरफ से करे गए वायलेंस को देखने के बाद हथियार उठाए थे। यासीन मलिक 1983 में कश्मीर घाटी में उस वक्त लोगों की नजरों में आए जब उन्होंने श्रीनगर में वेस्टइंडीज के खिलाफ पहले इंटरनेशनल क्रिकेट मैच को रोकने की कोशिश करी थी। वो गिरफ्तार कर लिए गए थे, जिसके बाद उन्हें 4 महीने के लिए जेल में डाल दिया गया था। खैर, एक वक्त था जब यासीन मलिक ने प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह से भी मुलाकात करी थी और 2005 में एक डेलीगेशन के साथ पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेड कश्मीर का दौरा किया था। उनकी वाइफ मिशाल हुसैन मलिक पाकिस्तान की हैं और वहीं रहती हैं। वो ट्विटर पर अक्सर अपने पति की बेगुनाही के बयान देती रहती हैं। अब आते हैं अहम मुद्दे पर। दरअसल दोस्तों, साल 1991 में जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट JKLF और हिजबुल मुजाहिदीन के बीच टर्फ वॉर चल रही थी और तकरीबन रोज वो लोग एक दूसरे पर हमले कर रहे थे। वो वक्त कश्मीर घाटी में अलगाववादी आंदोलन का टर्निंग पॉइंट था, जब आज़ादी के सपोर्टर्स और लिबरल्स यानी उदारवादी JKLF के लोग हिजबुल मुजाहिदीन के हाथों या तो मारे जा रहे थे या फिर उसमें शामिल हो रहे थे या फिर उन्हें मैदान छोड़कर भागना पड़ रहा था। हिजबुल मुजाहिदीन को पाकिस्तान का सपोर्ट हासिल था। इसके एक्सट्रीमिस्ट यानी चरमपंथी न सिर्फ इस्लाम के नाम पर लड़ रहे थे बल्कि कश्मीर को पाकिस्तान में शामिल करने के लिए भी मैदान में कूदे थे। हिजबुल मुजाहिदीन कश्मीर में सबसे ताकतवर एक्सट्रीमिस्ट ऑर्गेनाइजेशन बन गया था और उस वक्त JKLF को काफ़ी नुकसान पहुंचा था। कहा जाता है कि इस नुकसान के चलते 1994 में JKLF ने बंदूक छोड़ दी और कश्मीर की आज़ादी के लिए एक पीसफुल स्ट्रगल का ऐलान किया। उस वक्त कश्मीर की आज़ादी की मांग करने वाले JKLF की अगुवाई यासीन मलिक कर रहे थे, जबकि पाकिस्तान सपोर्टेड हिजबुल मुजाहिदीन की कमान सैयद सलाउद्दीन ने पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेड कश्मीर से संभाल रखी थी। पर अहम बात यह है कि दोनों यानी यासीन मलिक और सैयद सलाउद्दीन कभी एक साथ थे। 1987 के विधानसभा चुनाव में सैयद सलाउद्दीन, जिनका असली नाम सैयद यूसुफ शाह है, वो एक चुनावी क्षेत्र से उम्मीदवार थे और यासीन मलिक उनके चुनावी एजेंट थे। कहा जाता है कि 1987 के इस चुनाव में सैयद सलाउद्दीन को 35,000 वोटों से जीत हासिल हुई थी, लेकिन उन्हें हरा दिया गया था और यासीन मलिक समेत उनसे जुड़े सभी लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया था। अब एक और अहम बात, 1987 के इस विधानसभा चुनाव के दौरान सैयद सलाउद्दीन के दूसरे चुनावी एजेंट थे JKLF के श्रीनगर सेक्टर के फॉर्मर कमांडर रह चुके सैफुल्ला, जो यासीन मलिक के बचपन के दोस्त रहे हैं और अब यासीन मलिक को मिली सजा से वो खुश हैं। उनके मुताबिक यासीन मलिक ने अपनी सियासत को चमकाने के लिए उनके कई साथियों को ये कहते हुए रास्ते से हटवा दिया कि वो सभी भारत के एजेंट हैं। सैफुल्ला का कहना है कि आज अल्लाह ने अगर यासीन मलिक को सज़ा दी है तो ये उसके अपने गुनाहों की सज़ा है। सैफुल्ला के मुताबिक अब उनके भाई उमर खान, शब्बीर हुसैन, रियाज और सभी कत्ल करे गए उनके दोस्त शायद जन्नत में बैठकर देख रहे होंगे कि एक कातिल को सज़ा सुनाई गई है। सैफुल्ला ने कई न्यूज़ एजेंसीज को बताया है कि ये तमाम हत्याएं 1996 में हुई थी और इन सब के लिए यासीन मलिक जिम्मेदार थे। सैफुल्ला के मुताबिक 1994 में यासीन मलिक ने भारत सरकार के साथ पीस प्रोसेस शुरू करने के नाम पर सीज फायर का ऐलान किया था। वहीं दूसरी तरफ सैफुल्ला का कहना है कि कश्मीरी पंडितों का घाटी से पलायन 1990 यानी 1990 में शुरू हुआ। उस वक्त ये इंप्रेशन था कि यासीन मलिक की अगुवाई में इसमें JKLF सबसे आगे है, लेकिन हकीकत ये है कि कश्मीरी पंडितों के पलायन के लिए सिर्फ यासीन मलिक ही जिम्मेदार नहीं है, बल्कि दूसरे तमाम ऑर्गेनाइजेशंस भी इसमें शामिल रही हैं। खैर दोस्तों, वापस यासीन मलिक को सज़ा सुनाने वाली अदालत पर लौटते हैं तो आपको बता दूं कि NIA ने अदालत को बताया है कि कश्मीरी पंडितों के पलायन के लिए यासीन मलिक कुछ हद तक जिम्मेदार हैं। इस पर अदालत ने कहा था कि चलो इन सब में नहीं जाते हैं, फैक्ट्स पर टिके रहें, ये एक टेरर फंडिंग का मामला है, उस पर ही बात हो।
वैसे एनआईए का कहना है कि यासीन मलिक ने टेरर फंडिंग मामले में भी अपना गुनाह कबूल कर लिया था। हालांकि यासीन मलिक को 2 मामलों में उम्र कैद की सजा सुनाई गई है, लेकिन दोनों सजाएं साथ साथ चलेंगी। यासीन मलिक चाहें तो इस सजा को हाईकोर्ट में चैलेंज भी कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, सत्यमेव जयते, अल्लाह हाफिज। दोस्तों, हमारा पूरा वीडियो और दूसरे और वीडियोस देखने के लिए हमारा यूट्यूब चैनल पॉलिटिकल तमाशा विद डॉक्टर अर्शी को सब्सक्राइब करके वहां पे लगी बेल आइकॉन को जरूर दबा दें, ताकि आपको हमारे आने वाले हर वीडियो की अपडेट्स मिलती रहे। और दोस्तों, अगर आपको हमारा काम पसंद आता है, हमारे वीडियोस पसंद आते हैं, तो www.patreon.com/dr अर्शी खान पर जाकर डोनेट करके आप हमारे काम को सपोर्ट कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो लाइक और शेयर करना हरगिज़ नहीं भूलें। आप हमें फॉलो भी कर सकते हैं हमारे ट्विटर, इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज पर। मेरा ट्विटर हैंडल है @arshi_aziz khan। थैंक यू। मिलते हैं अगले वीडियो में।